नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान से। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से तैयार कर सकते हैं। यूपी टेट के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है। यूपी टेट में दोस्तों आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, बाल मनोविज्ञान से, सीडीपी से। तो उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। प्रत्येक वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो आपका व्यक्तित्व का हो, चाहे वो आपका बुद्धि का चैप्टर हो, या दोस्तों आपके मनोविज्ञान जो जितने भी आपके सिद्धांत हैं उनसे संबंधित हो। सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराए गए हैं। तो इससे पहले वाले जितने भी मॉक टेस्ट हैं जरूर लगाइएगा। और आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश टेट के लिए बहुत ही रामबाण क्लास होगी। अगर आप लोग अदर किसी स्टेट का टेट की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट, रीट, पंजाब टेट, मध्य प्रदेश टेट, जितने भी टेट होते हैं सभी में सीडीपी पूछी जाती है। तो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। तो क्लास को पूरा वॉच करें, अच्छे से लगाएं प्रत्येक क्वेश्चन को, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, या दोस्तों वुडवर्थ ने? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, मैकडूगल ने दोस्तों आपका 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, ठीक है। तो मैकडूगल ने दिया था ये आपका 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो क्लास में एकदम एकाग्रता के साथ देखते रहिए, बहुत ही अच्छे से सुनते रहिए और चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी क्वेश्चन से संबंधित उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन से साथ में ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते जाएं, ठीक है दोस्तों। और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा जितने भी दोस्त आपके यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट 2026 की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? हमसे पूछा है सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक ने दोस्तों सीखने के मुख्य नियम कितने दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के जो मुख्य नियम दिए थे वो 3 दिए थे, ठीक है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और दोस्तों प्रभाव का नियम। तो हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये आपका बहु अनुक्रिया का नियम हो जाएगा, क्योंकि बहु अनुक्रिया का जो नियम है वो दोस्तों आपका गौड़ नियम के अंतर्गत आता है, सीखने के गौड़ नियम। तो सीखने के जो गौड़ नियम दिए थे वो दोस्तों 5 दिए थे थॉर्नडाइक ने, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये मुख्य नियम में शामिल नहीं है, ये गौड़ नियम का है। बहु अनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम हो गया, अभ्यास का नियम हो गया, प्रभाव का नियम, ये दोस्तों आपके मुख्य नियम है सीखने के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है डम्बिल का है, रॉस का है, मन का है, दोस्तों मैकडूगल का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके कथन से बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। और दोस्तों आपकी ये जो क्लास है सीडीपी की, ये दोनों ही पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका 1 से 5 हो गया, कक्षा 1 से 5 तक का टेट, या दोस्तों 6 से आपका 8 तक का हो गया, ठीक है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है, दोनों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से देखें। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन जो है किसका है? डम्बिल का है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या दोस्तों चित्रांकन परीक्षण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो दोस्तों 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने जो परीक्षण प्रतिपादित किया था वो दोस्तों साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। द्विकारक इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो उसमें 2 कारक होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नर या दोस्तों स्टर्न ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो दिया है वो स्पीयरमैन ने दिया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर सिद्धांत के नाम दिए हुए हैं और सिद्धांत के दोस्तों जो प्रतिपादक हैं उनके नाम दिए गए हैं वैज्ञानिकों के। ठीक है, सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बताइए इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, ये बताना है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था, या सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था, या सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया था। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो दोस्तों सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का ही है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये दोस्तों आपका BF स्किनर का है, ये भी सही है। और सीखने का क्लासिकल जो सिद्धांत है, क्लासिकल सिद्धांत जो है ये पावलोव ने दिया था, ये भी सही है। लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल का नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हल का नहीं है। ये दोस्तों किसका है? ये दोस्तों आपका कोहलर का है। किसका है दोस्तों? कोहलर का है। हल का कौन सा है? तो दोस्तों हल का जो सिद्धांत है वो है आपका प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत जो है वो हल ने दिया है, और ये सीखने का समग्र सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया है। ठीक है, हल का नहीं होगा। तो हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है युग्म, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस या दोस्तों वुडवर्थ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, गाल्टन। ठीक है दोस्तों, गाल्टन को सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ठीक है, क्रस्मर ने, युंग ने, कैनन ने या दोस्तों स्प्रेंजर ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो दोस्तों ये की है आपकी कैनन ने। किसने की है दोस्तों? कैनन ने। ग्रंथि के आधार पर, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। शारीरिक संरचना के आधार पर दोस्तों किसने की है? तो ये आपकी दोस्तों क्रस्मर ने की है। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर ये दोस्तों आपके युंग ने की है। और दोस्तों स्पेंसर ने की है सामाजिक मूल्यों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार जो बताए हैं वो इस प्रकार से हैं। स्पेंजर ने सामाजिक मूल्यों के आधार पर, ठीक है, युंग ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बांटा है व्यक्तित्व को। और दोस्तों आपका शारीरिक संरचना के आधार पर किसने बांटा है? क्रैसमन ने। हमसे पूछा ग्रंथियों की, तो दोस्तों कैनन ने बांटा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बाकी सभी ऑप्शन हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके रोक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है कॉल एवं ब्रूस का, ड्रेवहल का, डीहान का या दोस्तों क्रो एवं क्रो का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो दोस्तों ये जो कथन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये दोस्तों आपका किसका है दोस्तों? क्रो एवं क्रो का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना, ठीक है, विद्रोह करने की, परिवार में लड़ने की, झगड़ने की, है ना दोस्तों, एक दूसरे के साथ विद्रोह करने की भावना जो होती है, ये जो प्रवृत्ति है किस अवस्था की है? बाल्यावस्था की है, शैशवावस्था की है, पूर्व किशोरावस्था की है, या दोस्तों मध्य किशोरावस्था की है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी किसकी हो जाएगी? मध्य किशोरावस्था की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो शैशवावस्था तो होगा नहीं, इसमें तो बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, विद्रोह करने की भावना होती ही नहीं। ठीक है, बाल्यावस्था में भी नहीं होती है। पूर्व और किशोर में फंसता है बच्चा, तो यहाँ मध्य हो जाएगा, मध्य किशोरावस्था में। ठीक है, इसमें दोस्तों बच्चे के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है, वो बड़ों की बातों को नहीं मानते हैं, बड़े जैसे करते हैं उस प्रकार से नहीं चलते हैं। ठीक है, अपनी चलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह अधिगम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। PWD अधिनियम 1995, PWD अधिनियम 1997, PWD अधिनियम 1992, दोस्तों PWD अधिनियम 1990। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, IIMP में लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, अक्षम व्यक्ति, ठीक है, जो सक्षम ना हो, जो सीखने में सक्षम ना हो बच्चे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, PWD अधिनियम 1995। ये दोस्तों आपका अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है? ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है। व्याख्या करना, पुनर्वलन, मॉडलिंग, या दोस्तों व्याख्यान देना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण जो तकनीकी है उसका भाग नहीं है, कौन सा? व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपके हूबहू पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इनको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी समझिए, क्योंकि उसी के आधार पर मैं ये मॉक टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ, और जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत होगी CD पेपर। ठीक है, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने सारे के सारे वीडियो मेरे देख लिए तो आप लोग 30 में से 30 ही क्वेश्चन अच्छे करके आएंगे, क्योंकि CDP में क्वेश्चन फंसते हैं और एकदम एक्यूरेट फंसेंगे, कटते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग कवर करते रहिए, रोजाना मॉक टेस्ट लगाते रहिए। रोजाना जो हमारी क्लास है वो 7:30 बजे होती है, और 8:30 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा शाम को। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि हमसे पूछी है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों? हमारा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो इसको हम MA गुणा CA बोलते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। ठीक है, ये होता है हमारा। तो MA मतलब वास्तविक आयु, मानसिक आयु जो है हमारी 12 है, और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वास्तविक आयु जो है हमारी कितनी है? 10 है। गुणा कर देंगे हम 100 से इसको भाग देंगे, 10 धाम कितने हो जाएंगे? 100। ठीक है, ये कट गया हमारा, बचा कितना हमारे पास? 12 गुणा 10, और 12 धाम कितने होते हैं दोस्तों? 120 होते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, केवल MA बटे CA लगाना है। MA क्या होता है? मानसिक आयु होती है, मानसिक एज होती है। ठीक है, वास्तविक आयु को दोस्तों हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। ठीक है, तो CO से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। हमेशा मानसिक आयु जो होती है वो ऊपर रखी जाती है, और जो वास्तविक आयु होती है वो नीचे रखी जाती है। गुणा 100 कर देंगे, ये हमारा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है MA बटे CA गुणा 100। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से हम बुद्धि लब्धि निकालेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। संख्याएं अलग हो सकती हैं, किसी की 15, 16 ऐसे करके, है ना, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। तो मानसिक आयु MA कितना है दोस्तों? हमारा MA बटे CA होता है, मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल एज, और गुणा में हमारा 100 होता है। क्या होता है दोस्तों? ये गुणा है, बराबर नहीं है। ठीक
ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो एम में मतलब मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु हमारी 10 है, और गुणा 100 करेंगे तो 10 से हम इसको काटेंगे, 10 धाम 100, 10 बार जाएगा, बचेगा कितना हमारा 12 तो है ही, और 10 हमारा वहाँ से निकल के आया, तो 12 धाम कितने हो गए दोस्तों 120। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। बस इस ये जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है इसको आप लोग याद रखिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा में करेंगे आप लोग 100, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको हल करना आया या नहीं आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। जो हम मौखिक परीक्षा लेते हैं बच्चों से, उसका उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा के आधार पर आधार पर प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों की भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना। उपरोक्त सभी बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मौखिक जो टेस्ट लिया जाता है, मौखिक जो परीक्षा ली जाती है, वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, बिल्कुल सही है। इससे हमारी जो विद्यार्थियों की जो कठिनाइयाँ हैं, जो बोलने में दिक्कत कर रहा है या बच्चा सीख नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ों को त्रुटिपूर्ण बोल रहा है, तो उसमें हमें मदद मिलेगी। भाषा के आधार पर प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों की भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, ये भी ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी आपके दोस्तों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम है। कक्षा 3, ठीक है दोस्तों, 1 से 5 तक की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा माध्यम सही होगा। व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या दोस्तों प्रयोगशाला विधि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो व्याख्यान विधि जो है ये तो आपका कक्षा 3 में बिल्कुल भी कारगर नहीं होगी, ठीक है। समूह वार्तालाप ये भी नहीं होगा, क्योंकि कक्षा छोटे जो बच्चे होते हैं वो समूह में क्या सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। वो सामूहिक चर्चा में बिल्कुल भी भाग नहीं ले पाते, वो नहीं सीख पाते, ठीक है। प्रयोगशाला विधि ये बड़े लोगों के लिए होता है, 10 से 12 में ही दोस्तों आपको प्रयोग देखने के लिए मिलेंगे। तो सृजनात्मक क्रियाकलाप, जो सृजनात्मक क्रियाकलाप हों वो किए जाएँ, ठीक है। बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाए, बच्चों को TLM के माध्यम से सिखाया जाए, है ना दोस्तों। दिखा करके चीज़ों को पकड़ा करके, ये बेटा T है, ये बेटा 1 है, इस प्रकार से, है ना। तो सृजनात्मक क्रियाकलाप कराया जाए बच्चों के लिए, उस शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों के लिए तो समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समावेशी शिक्षा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों। निःशक्त बच्चे जो होते हैं बालकों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो दोस्तों समावेशी शिक्षा में डालकर। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चे एक ही छत के नीचे मिल करके पढ़ें, एक ही क्लासरूम में, ठीक है। चाहे वो निःशक्त बच्चे हों, चाहे वो सृजनात्मक बच्चा हो, चाहे वो साधारण बच्चा हो, सभी बच्चे एक साथ पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा था। ये आपका कोटेशन है, किसने दी थी परिभाषा। वॉटसन ने, थॉर्नडाइक ने, गाल्टन ने, या दोस्तों स्किनर ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा। तो दोस्तों ये आपका वॉटसन का परिभाषा है, वॉटसन ने दी थी, क्योंकि वॉटसन जो है ये दोस्तों आपके व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं, व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है इन्हें। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। NIVH कहाँ स्थित है। NIVH कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आपका देहरादून में स्थित है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है। तो जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जो होता है, नवजात शिशु, उसमें हड्डियों की संख्या जो होती है वो दोस्तों आपकी 300 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 300 होती है। बाद में जुड़ करके वो दोस्तों आपकी 270 ही रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारशिला है। मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है, किसने कहा था। तो दोस्तों ये आपका स्किनर ने कहा था, ये परिभाषा स्किनर की है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है।
शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए या दोस्तों उपरोक्त सभी के लिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। तो दोस्तों मनोविज्ञान का ज्ञान एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि टीचर जब मनोविज्ञान पढ़ता है तो एक पूरा टीचर बन जाता है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए सीडीपी को रखा गया है। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सभी में आपको दोस्तों बाल मनोविज्ञान जरूर मिलेगा, 30 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है, चाहे 20 मिले या 30 मिले, सुपर टेट में शायद 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत मदद मिलती है बच्चे को समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या दोस्तों व्यवहार विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि जो होती है इसमें दोस्तों आपके दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। खिलौने की आयु जिसको हम टॉयज कहते हैं, खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बालावस्था को, अर्ली चाइल्डहुड को, उत्तर बालावस्था को, लेट चाइल्डहुड को, शैशवावस्था को, बेबीहुड को या दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है, तो दोस्तों टॉय एज जो कहा जाता है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली क्लास होती है हमारी 7:30 बजे, ठीक है, 7:30 बजे शाम को PM में हमारी दोस्तों किसकी क्लास होती है, CDP की क्लास होती है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, 30% की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्लास कर रहे हैं इससे इन क्लासों से UP टेट में तो हेल्प मिलेगी ही, सुपर टेट में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। जितने भी दोस्त आपकी तैयारी करें सभी के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सअप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या इंस्टा ग्रुप हो, सभी में वीडियो को शेयर कीजिए और स्टेटस भी लगा लीजिए, स्टेटस पे लगा लीजिए क्लासों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बताइए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, ये सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। इसका दूसरा नाम पूछा है हमसे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों ये आपका स्किनर ने दिया था, किसने दिया था, स्किनर ने, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम है दोस्तों आपका नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, क्या है दोस्तों, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शाब्दिक अधिगम, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, दोस्तों आस्मिक अधिगम के लिए। तो अभी हमने पढ़ा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है स्किनर बॉक्स का प्रयोग, ठीक है, स्किनर ने बनाया था, स्किनर का ये सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछा जाता है पुस्तकों से, एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट में इसको लगा लीजिए। स्किनर, हल, पावलोव या थॉर्नडाइक। तो दोस्तों ये किसकी है, तो दोस्तों ये आपकी स्किनर की पुस्तक है, और कब निकली थी, तो दोस्तों ये आपकी 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चिंतन मानसिक क्रिया का खाली जगह पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। चिंतन मतलब थिंकिंग, जो हम थिंकिंग करते हैं, जो सोचते हैं, ये मानसिक क्रिया का खाली जगह पहलू है, तो दोस्तों ये आपका भावात्मक पहलू है। ऑप्शन बी ज्ञानात्मक पहलू है, भावात्मक नहीं है, ठीक है। सोचने से ज्ञान ही प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। सोचना, थिंकिंग जो होती है आविष्कार की जननी होती है, जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हम आविष्कार नहीं कर पाएंगे किसी नई चीज़ों का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले थिंकिंग आती है, कोई समस्या होगी हमारे सामने तो थिंकिंग आएगी, फिर हम उसका समाधान निकालेंगे, ठीक है। और समस्या है सामने तो सोचना तो पड़ेगा उसको हल करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल राइट रहेगा, ज्ञानात्मक पहलू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि या दोस्तों मनोगतिक प्रक्रिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है, तो दोस्तों ये आपकी संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है, संवेग मतलब जिसको हम इमोशन बोलते हैं, ठीक है, इमोशन, संवेग पूछा है हमसे, डर, ध्यान, उत्तेजना या दोस्तों स्मृति। संवेग, मूल प्रवृत्ति नहीं, संवेग। तो ये दोस्तों हमारा डर जो है, फेयर जो है, ये दोस्तों क्या है, एक संवेग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल
राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या दोस्तों भाषा का विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है। ठीक है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों आपका मानसिक विकास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस सीटीपी से, बाल मनोविज्ञान से। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और किस तरीके से समझाया हमने उस चीज़ को भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, समझ में आया या नहीं। ठीक है, वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर क्या रहा ईमानदारी से ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।